शीर्णघ्राणाङ्घ्रिपाणीन् व्रणिभिरपघनैर्घरघरा व्यक्तघोषान् दीर्घाव्रातानघोघैः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन् यः घर्मांशोस्तस्य वोऽन्तर्द्विगुणघनघृणा निघ्ननिर्विघ्नवृत्तेः दत्तार्घाः सिद्धसङ्घैर्विदधतु घृणयः शीघ्रमहो विघातम्। इस प्राभातिक पुनीत वेला में प्रभाकर भास्कर का पुण्य स्मरण करते हुए आप सभी सुधी व सहृदय दर्शकों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सुप्रभातम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशित होकर परितः विद्यमान समस्त जनसामान्य को प्रकाशित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि स्वयं तपश्चर्या या साधना कर परहित करना ही भारतीय संस्कृति का सार रहा है और यथा समय किया गया कार्य ही मनुष्य की सद्गति का कारक भी होता है। इसी क्रम में काल के गणनात्मक स्वरूप के माध्यम से जान लेते हैं आज के पंचांग को सुप्रभातम कार्यक्रम के प्रथम प्रभाग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सामान्य स्नान विशेष तब बन जाता है जब उसे श्रद्धा बुद्धि से किया जाए। स्नान के विविध प्रकार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। स्नान के उपरांत भी कर्तव्य का विवेचन किया गया है। इसी क्रम में तीर्थ स्नान के उपरांत अवधातव्य अंश जान लेते हैं आज के सुभाषित के माध्यम से। नवनिं सेवयेत् स्नातो यस्नातोऽपि वरानने होमार्थं सेवयेद्वह्निं शीतार्थं न कदाचन। स्नान के पूर्व एवं स्नान के बाद भी अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए। अग्नि का सेवन केवल होम के लिए करना चाहिए, न कि ठंड से बचने के लिए, अन्यथा इससे स्नान से अर्जित फल में न्यूनता आती है। और सुप्रभातम में अपक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा का। प्रयागराज महाकुंभ सिर्फ भारत का ही नहीं अपितु दुनिया का भी सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम भी कहा जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। सनातन धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए देख लेते हैं इसी से जुड़ी हमारी यह विशेष रिपोर्ट। आस्था के इस महापर्व कुंभ के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। आम जनमानस के साथ साथ साधु संतों अखाड़ों की उपस्थिति इसकी विविधता को दर्शाते हैं। शंख, घंटा, घड़ियाल की ध्वनियों के बीच लाखों करोड़ों सांसों और विचारों के मिलन का यह अजीब संयोग है। इस संयोग का योग से गहरा नाता है। भव्यता और दिव्यता और आध्यात्मिकता, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी देवी देवता, सनातन धर्म के 33 कोटि देवताओं का जो वर्णन आता है वो आज 33 कोटि देवता पब्लिक के रूप में यहाँ विराजमान है। इस समस्त पब्लिक को अगर आप देखेंगे तो हर एक व्यक्ति के हृदय में देव स्वरूप आत्मा विराजमान हो गई है, देव स्वरूप जिज्ञासाएं जागृत हो गई हैं और चेतना पूर्णतः जागृत होकर के ईश्वरी प्राप्ति और ईश्वरी शक्तियों का वर्णन कर रही है। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार कुंभ शब्द का अर्थ है रुकना, अर्थात प्राणों के नियमन को कुंभक कहते हैं। जैसा कि प्राणायाम के 3 हिस्से होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक।
पूरक अर्थात सांस भरना। इसी प्रकार दूसरे हिस्से का अर्थ होता है सांसों को रोकना तथा तीसरे हिस्से का अर्थ होता है सांसों को छोड़ना। इन तीनों हिस्सों के बीच में है कुंभक, अर्थात यह शरीर भी एक कुंभ है जिसमें प्राणों का प्रवाह है। पर जब हम प्राणों को रोककर पूरे शरीर को प्राणमय बनाते हैं तो यह घर पूर्ण हो जाता है। इस जीवन में हमने कितना खोया, किन किन व्यर्थ प्रपंचों में हमने अपनी सांसें गंवाई। सांसों की महत्ता को दर्शाता यह महापर्व योग और संन्यास तथा आत्मदर्शन का संगम अर्थात कुंभ मेला है। संत दरियाव जी की वाणी है, सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास, अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पीपी अमर भये संत। तो वस्तुतः इन महान अवसरों पर जो लोग हम लोग आते हैं वो कथामृत नामामृत ग्रहण करने के लिए ही आते हैं। स्वर्ग का अमृत इस कथामृत नामामृत के आगे कांच के टुकड़े के जैसा है और ये दिव्य मणि के समान। इस बार यह संगम अर्थात महाकुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है। यह महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करेगा। कुछ धार्मिक गुरु इस महाकुंभ के संगम को वैष्णव कुंभ भी कहते हैं। इससे न सिर्फ देश अपितु विदेशों से भी लोग स्नान और दर्शन के लिए आते हैं और भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति के इस अनोखे संगम में प्रवाहमान हो जाते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के अंतर्गत महाकुंभ महात्म्य को विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अक्रम है स्वास्थ्य प्रभाग का। दौरा पड़ना एक गंभीर स्थिति है। बच्चों में दौरे के कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण मिर्गी रोग भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिर्गी का इलाज संभव है। दौरा पड़ने पर क्या किया जाए, आइए देखते हैं इसके बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से। मिर्गी कोई मानसिक समस्या नहीं बल्कि तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। हमारे मस्तिष्क में कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की क्रियाशीलता ही कार्य करने को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क के समस्त कोशों में एक विद्युतीय प्रवाह होता है। ये सारे कोश विद्युतीय नाड़ियों के जरिए आपस में संपर्क कायम रखते हैं, लेकिन कभी कभी मस्तिष्क में असामान्य रूप से विद्युत का संचार होने लगता है, जिससे व्यक्ति को झटके लगने लगते हैं। कुछ मामलों में व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। हर प्रकार का मूवमेंट जो दौरा हम समझते हैं वो हमेशा मिर्गी का दौरा नहीं होता। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत भ्रांतियां हैं जो हमें दूर करनी होती है। ये एक स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज़ है जिसमें लोग कई बार खुल के बाहर नहीं आते और इसका इलाज नहीं लेते। मिर्गी का ये जो दौरे हैं ये बड़ों से, एडल्ट से थोड़ा भिन्न होते हैं। इनको पहचानना कई बार मुश्किल होता है। इसलिए हम कई बार रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से कि अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी बच्चों में हो रही है उसका वीडियो बनाएं और वो डॉक्टर के साथ शेयर करें अगर उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल एक्टिविटी से अलग है। ये कई बार मिर्गी की वजह से हो रहे होते हैं, कई बार और शिकायतें हैं जो मिर्गी की तरह प्रेजेंट करते हैं। कई भ्रांतियां हैं कि जैसे चप्पल जूता सुंघा देना या ये किसी ऊपरी हवा या किसी भूत पिशाच का असर हो। ये सारी चीज़ें इन लोगों को सही ट्रीटमेंट लेने से रोकती हैं। पूरी तरीके से ये डॉक्टरी सलाह के अंदर नहीं रहते और कई बार इलाज बहुत लंबा चलता है तो पेरेंट्स को हम लोगों ने देखा है वो ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं। विद्युतीय संचार मस्तिष्क के अलग अलग भाग से उत्पन्न हो सकता है। मिर्गी का दौरा कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक हो सकता है। मिर्गी का दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति सामान्य हो जाता है। मस्तिष्क के किस भाग से विद्युतीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, उसके अनुसार इसके लक्षण भी भिन्न हो सकते हैं। मिर्गी रोग बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी प्रभावित कर सकता है। फेब्राइल सीजर एक विशेष प्रकार की शिकायत है जिसमें
बच्चों जो 6 महीने से 5 साल की उम्र के बीच के होते हैं उनको बुखार आने के साथ दौरा आ जाता है। इस शिकायत का एक अच्छी बात ये होती है कि इससे आगे चल के फॉर्मल मिर्गी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी होती। ये नॉर्मल पॉपुलेशन के जैसे ही रहती है। इनमें हम कई बार बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं शुरू करते। हमें पेरेंट्स को बताना होता है कि बुखार के समय ये बच्चे ऐसा कर सकते हैं, उस समय रोकथाम कैसे करें, उस समय एक्यूट केयर क्या करें, घर पे कैसे एक दौरे को रोक सकते हैं। उसके लिए एक पोजीशन होता है, रेस्क्यू पोजीशन हम बोलते हैं। हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि वो बच्चे को एक लेटल पोजीशन में लिटा लें, उनके कपड़े ढीले कर लें, आसपास की नुकीली चीज़ें हटा लें, और अगर वो दौरा 2 मिनट के अंदर समाप्त नहीं हुआ तो एक स्प्रे होता है जो कि आजकल मार्केट में उपलब्ध है, उसको वो नाक के द्वारा दे के दौरे को वहीं रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बराबर दवाओं की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती। मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो पाना, कोई अन्य क्षति, टेपवर्म, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, मस्तिष्क के संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस, सिर पे लगी कोई चोट या कई अन्य वजहों से भी मिर्गी की संभावना हो सकती है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर इस दौरान यदि व्यक्ति को जोर से पकड़ने की कोशिश की जाए, बेहोशी की हालत में उसके मुंह में पानी डालना या फिर कोई अन्य वस्तु डालना गंभीरता को बढ़ा सकता है। रोगी को समय पर इलाज न मिले तो स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। मिर्गी की सही पहचान और जल्द इलाज करवाना आवश्यक है। ये ब्रेन पे काफ़ी असर डालते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट को कई हद तक रोक सकते हैं, इसलिए इनका इलाज जितनी जल्दी हो सके शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। इलाज के लिए हम एक तो डॉक्टर पेरेंट्स से उनका वीडियोस देख लेते हैं, बच्चे में किस प्रकार की मिर्गी है या किस तरीके के ये मूवमेंट हो रहे हैं उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके साथ साथ कई बार EEG की जांच करते हैं जिससे हमें ब्रेन के अंदर किस तरीके की तरंगें चल रही हैं, किस तरीके की एक्टिविटी है, क्या एबनॉर्मेलिटी हो रही है, उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है और हम एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि ये एक मिर्गी है और किस प्रकार की मिर्गी है। उसके ऊपर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है जिसमें सिर्फ मिर्गी को रोकने की दवाइयाँ ही नहीं, उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी डॉक्टर्स फोकस करते हैं। सही इलाज और सावधानी रखकर मिर्गी के रोगी के जीवन को सामान्य और सुरक्षित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग के साथ ही कार्यक्रम में समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए DD न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। विराम के अनंतर पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। यह सर्व जनमानस जानता है कि स्वस्थ रहने के लिए योग उपयोगी है। हर आयु वर्ग के लिए यह लाभकारी होता है। विशेष रूप से यदि बात करें बच्चों की तो उनके लिए कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं अपने योग प्रभाग में। योग करने की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। और एक प्रश्न जो सबसे पहले मन में आता है वो ये आता है, बच्चों को किस आयु से योग का संस्कार दें। तो हम हमेशा कहते हैं बच्चों से पहले गर्भवती माओं को योग का संस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो उस संस्कृति में से आते हैं जहाँ अभिमन्यु ने पूरा का पूरा चक्रव्यूह भेदन भी गर्भ अवस्था में सीख लिया था। और हमें जब कोई पूछता है आपने आचार्य जी योग का की शिक्षा कब आरंभ की, तो हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे।
थे। तो बच्चे गर्भ से ही योग का संस्कार लेकर के आते हैं और बच्चे नेचुरल योगी होते हैं। छोटे से बच्चे को आप पेट के बल लिटाएंगे, वो स्वतः भुजंगासन की स्थिति में आ जाएगा। कमर के बल लिटा दोगे, पैर का अंगूठा चूसने लगेगा, बाल कृष्णासन की स्थिति में आ जाएगा। पर फिर भी जो प्रॉपर ट्रेनिंग आप देंगे बच्चों को, वो उस उम्र से देनी शुरू कर देनी चाहिए जिस उम्र से वो समझने लगे। माताएं पिता घर पर साथ में बच्चों के योगाभ्यास करें तो बच्चे खेल खेल में योग सीख लेते हैं। 2 ऐसी खेल खेल में योग की क्रियाएं आज हम आपको बता रहे हैं। विरेचन गति के लिए आप ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। अगर बच्चे का बैठने का मन नहीं है, खड़े खड़े करा दीजिए, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिकाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना है। जब सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे और प्रेशर लगाएंगे तो मनोवाह नाड़ियों पर भी प्रेशर पड़ेगा और जो एक्सहेलेशन है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो करेगी, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में आना, पचास का एक राउंड कर लीजिए, 50 एक्सहेलेशंस का, दोनों हाथों को खोला, 3 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, हाथों को वापस ले आइए। ये बच्चे खड़े खड़े कर सकते हैं, जंप के साथ भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है शिशु गति। शिशु गति का अभ्यास बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पाइनल हेल्थ के लिए और विशेष रूप से जब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है तो उनकी हर समस्या का समाधान है। मेमोरी विजडम के लिए भी बहुत बहुत लाभकारी है। इस तरह से बच्चे, शिशु गति है ना इसका नाम, तो बच्चों की गति है और बच्चा ही हमको बन जाना है। तो दोनों हथेलियां जमीन पर रहेंगी, इस पर आपके प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ेगा और इस तरह से लंबा लंबा बच्चों के साथ आप भी करें और किलकारी करनी है। कैसे? और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। दिन में कम से कम 5 बार बच्चों को अट्टहास जरूर कराइए, यानी दोनों हाथों को खोलकर दिल खोल करके हंसें। ये आप बच्चों को रेगुलर कराएं, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम। तो आप सभी नित्य योगासन प्राणायाम आदि करते रहें, स्वयं करें और अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ प्रेरित करें संस्कृत भाषा सीखने के लिए भी। हमारे अग्रिम प्रभाग संस्कृत की पाठशाला की आज की कक्षा में आज एक ऐसे अक्षर के शुद्ध उच्चारण के बारे में हम जानेंगे जिसके उच्चारण और लेखन में वैदिक संस्कृत का प्रभाव आज भी दिखता है। वह अक्षर क्या है, यह जानने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमो नमः। स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायां सर्वेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। जैसा कि हम और आप जैसे हर संस्कृत प्रेमी यह जानते और समझते ही हैं कि संस्कृत भाषा अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। इसलिए इस भाषा के अक्षरों, शब्दों या कहें कि वाक्यों में किसी भी तरह का अंतर उत्पन्न करना संस्कृत के संस्कृतत्व पर प्रहार करना कहलाएगा। इसलिए इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए आज बात संस्कृत शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन की कर लेते हैं और इसके लिए आज आधार बनाते हैं एक विशेष अक्षर को, जिसके उच्चारण और लेखन में हम प्रमादवश प्रादेशिकता ले आते हैं, यह साधारण रूप से हम कह सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं व अक्षर की, जिसका उच्चारण व लेखन हम में से कई लोग असावधानीवश या प्रादेशिकतावश ब कर दिया करते हैं। जैसे कहना और लिखना हो विवेक, तो लोग कह जाया करते हैं विवेक या विवेक। देखिए, यह प्रवृत्ति केवल असावधानीवश या प्रादेशिकतावश ही कुछ लोगों में उत्पन्न हो गई, यह कहना भी अर्ध सत्य ही होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैदिक साहित्य में भी हमें यह प्रवृत्ति दिखती है, जिसे हम वबयोरभेदः इस विशेष वचन के माध्यम से जानते हैं। अर्थात व और ब, इन दोनों अक्षरों के मध्य कोई अंतर या भेद नहीं होता। इसलिए यह प्रवृत्ति लोक में भी चली आई और यह सच है कि वैदिक वाङ्मय के बाद लौकिक वाङ्मय में भी यह प्रवृत्ति थोड़ी बहुत दिख जाया करती है। इसलिए तो यह व और ब का भेद अभेद की तरह, अर्थात व और ब के मध्य कोई अंतर नहीं है, इस रूप में हमें शास्त्रों में और लोक में भी व्यवहृत दिखता है। जैसे वटुहु और बटुहु।
संस्कृत वाङ्मय में हमें ये दोनों शब्द ही प्रयोग में मिल जाया करते हैं। ठीक ऐसे ही एक और शब्द जो बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत वाङ्मय में हमें यह दो रूपों में दिखता है, यानी व और ब इन दोनों ही अक्षरों के साथ, और वह शब्द है शिविरम और शिबिरम, जिसका अर्थ है सैन्य निवास स्थान या सामान्य रूप से अस्थायी निवास स्थान, जिसे हम इन दिनों कैंप नाम से अधिक जानते और शीघ्रता से समझते हैं। ऐसे ही वटुः और बटुः इन दोनों ही शब्दों का अर्थ बालक या ब्रह्मचारी ही है, और व्यवहार में वटु या बटु साथ ही शिविर या शिबिर ऐसे प्रयोग यद्यपि मिलते हैं, तथापि वटु और शिविर ये दो शब्द ही व्युत्पत्ति की दृष्टि से या कहें कि इटिमोलॉजी के दृष्टिकोण से अधिक तार्किक और शुद्ध हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। हमने अधिक तार्किक और अधिक शुद्ध की बात इसलिए की क्योंकि संस्कृत साहित्य में ऐसे कई शब्द हैं जहां निपातन के सिद्धांत को स्वीकारा जाता है। कहने का अर्थ यह कि जो शब्द जैसा व्यवहार में है वैसा ही शुद्ध मान लिया जाना चाहिए, इसलिए बटु और शिविर को भी शुद्ध ही माना जाता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तथ्य के साथ साथ व और ब के भेद और कभी कभी अभेद को भी प्रतिष्ठापित करने वाले कुछ अन्य उदाहरणों के साथ हम संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में पुनः लौटेंगे। इत्येवं सर्वान् बोधयन्तः स्मारयन्तः च अधुना संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः हि कक्षायाः कुर्मः समापनम्। गच्छामः पुनर्दर्शनाय। नमो नमः। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी मनाली में अब पर्यटक इग्लू यानी बर्फ में बने घर में रहने का लुत्फ उठा सकेंगे। मनाली के 2 स्थानीय युवाओं ने इन घरों का निर्माण कर न केवल पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अहम योगदान दिया है। आइए देख लेते हैं यह प्रेरक वृत्त। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मनाली में अब देश विदेश के पर्यटकों सहित स्थानीय लोग भी इग्लू यानी बर्फ से बने घरों में रहने का लुत्फ उठा सकेंगे। इस घर के बारे में पहले जहां किताबों और टीवी के माध्यम से जानकारी मिलती थी, वहीं अब मनाली से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेथन गांव के 2 युवाओं ने यहां पर इग्लू घरों का निर्माण किया है। दरअसल बर्फ से बने इग्लू घरों के निर्माता विकास स्कीइंग करने के लिए पहाड़ों पर जाते थे और रात के समय टेंट में ठहरने पर उन्हें बहुत ठंड लगती थी। ऐसे में उन्होंने इन घरों का निर्माण करने की ठानी और अब ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन इग्लू घरों को देखने और इनमें रहने का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सेथन गांव का रुख कर रहे हैं। बर्फ से बने इन घरों में रहने का अलग ही अनुभव है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इग्लू में बना के स्टे करवाएं नहीं करवाएं, सेफ्टी रीजंस बहुत था। यहाँ का क्लाइमेट भी हम लोगों को स्टडी करना था क्योंकि सेफ्टी कंफर्ट ये सब ज़रूरी है किसी गेस्ट को अगर आप बैठा रहे। जब फाइनली हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए तो हम लोगों ने इसको ओपन किया सब गेस्ट के लिए और अभी लोग पसंद कर रहे हैं। 2012 में अपने लिए पहला ये इग्लू का सेटअप किया था, वो ऐसी फन के लिए कर रहे थे। हम लोग थोड़ा एडवेंचर करते जैसे स्कीइंग करते, तो टेंट वेंट में तो काफ़ी रुके थे, तो लगा कि एक बार बर्फ़ के घर बना के उसमें रुक के कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो वो रात हमको मतलब दिल में लग गया कि नहीं ये चीज़ तो बहुत ही मज़ेदार है, तो क्यों ना इसको लोगों के लिए इंडिया मतलब कमर्शियली इसको लोगों टूरिस्ट के लिए भी दिया जाए। डिमांड्स तो काफ़ी है जी हमारे पास ना, अभी मतलब बुकिंग बहुत अच्छा आ रहा है। पर्यटकों का कहना है कि पहले उन्हें इन घरों के बारे में केवल किताबों और टीवी के माध्यम से जानकारी मिलती थी। मनाली जैसी सुंदर जगह में बर्फ से बने इग्लू घरों में रहना उनके लिए सपने जैसा है। यहाँ पे आके हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इग्लू एक हम फॉरेन में सोचते थे कि हम फॉरेन जाके करेंगे, लेकिन ये एक मनाली में सेतन विलेज में बहुत ही अच्छा इन्होंने कर रखा है। ऐसा स्टे मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। रिसोर्ट में बहुत रुके हैं हम, लेकिन एक इग्लू एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है। इग्लू जो है, इग्लू हमने हमेशा छोटे होते बुक्स में भी पढ़ा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इग्लू में रहना भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यही हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है कि हमारी कंट्री में भी इग्लू में रहना पॉसिबल हो सका है।
मनाली में स्थानीय युवाओं द्वारा बनाए गए इग्लू जहां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो वहीं ये इग्लू पर्यटन कारोबार के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मनाली से मोहन बोगटापा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही प्रस्तुति क्रम में अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। सुप्रभातम कार्यक्रम में अपनी विविध प्रस्तुतियों के साथ कल पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व सुप्रभातम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमो नमः।